बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकेंड ईयर एफएससी केमिस्ट्री का 25th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज़ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और वो जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है उनको क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस और डिफरेंट थिंग्स विच इज़ एडेड बाय ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, इस एनवायरनमेंट में किस तरह से डिफरेंट केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो है जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, वो ऐड अप होते हैं। हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज केमिकल्स इनटू द एनवायरनमेंट, कि किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट केमिकल्स जो हैं दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़, और अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो होता भी ह्यूमन बीइंग्स पे ही है। सो दिस इज़ द ब्रांच विच डील्स विद ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस, जिसमें आपके पास बायोलॉजी भी आ जाता है, फिज़िक्स भी आ जाता है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, sanitary engineering, all these sciences they are interlinked with each other। क्यों interlinked है? क्योंकि ultimately environment जो है वो सब पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, हमारी हेल्थ पे और सब चीज़ों पे, तो इसलिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट पे, तो वी हैव 4 कंपोनेंट्स, क्योंकि जब हमने कहा है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से जो डिफरेंट केमिकल्स हैं या डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो बिफ़ोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि किस तरह से कौन कौन से केमिकल्स हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट क्या है। तो हमारी एनवायरनमेंट किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी है? देयर आर 4 कंपोनेंट्स। इसमें आपके पास आ जाता है एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फेयर, देन लिथोस्फेयर एंड देन बायोस्फेयर। ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ दीज कंपोनेंट वन बाय वन। तो ये आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अब जब हम एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर में आगे फर्दर डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह इसमें एटमॉस्फेयर क्या है? जो एयर का पोर्शन है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो एयर पोर्शन है वो आगे फर्दर इन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर, जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर तक, यानी कि ज़मीन की जो सरफेस है उसके ऊपर वो वाली जगह या वो लेयर जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें लाइफ सस्टेन कर सकती है, उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ 12 किलोमीटर्स। उसके बाद सेकंड आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स अबव है और इसमें ओजोन लेयर आ जाती है। उसके मज़ीद ऊपर जाएं तो आपके पास 2 लेयर्स आती हैं, मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर्स की। मीज़ोस्फेयर 80 किलोमीटर्स तक है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अर्थ की सरफेस से ये 80 किलोमीटर तक है, और जो थर्मोस्फेयर है वो अर्थ सरफेस से 320, मतलब जो ग्रेविटी है जहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ तक 320 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करती है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं आपके पास एटमॉस्फेयर के। आगे फर्दर कि एटमॉस्फेयर जो है वो, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट वो आ जाता है ट्रोपोस्फेयर का, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर वो पार्ट है जिसमें कि टेम्परेचर अपनी उसका एनर्जी का 50% तक जो है वो हाई होता है। 50% जो सनलाइट है वो इससे पहले ही रिफ्लेक्ट बैक
हो जाती है। हमें पता है जो हमारे पास ज़मीन पे रेडिएशंस आती हैं, इट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, जिसमें कि कॉस्मिक रेज़, एक्स रेज़, गामा रेज़ वगैरह होती हैं। तो ज़मीन पे सिर्फ़ और सिर्फ यूवी का कुछ पोर्शन, फिर विजिबल के बाद आईआर आ जाता है, माइक्रोवेव, मतलब ये जो लो एनर्जी वाले हैं ये ज़मीन तक पहुंचते हैं। इससे हाई वाले जो हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंचते। वो क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि ये जो आपके पास ऊपर की लेयर्स हैं ये उन्हें फ़िल्टर कर लेती हैं ओज़ोन लेयर से, ठीक है। और इसीलिए आपको पता है कि ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से जो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन लेयर वगैरह होती हैं, आइंस होती हैं, आयनिक फॉर्म में होता है। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो है नाइट्रोजन। ये देखें यहाँ पे इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो सारे का सारा है, ये देखिए यहाँ से, ये अगर सर्कल 100% है तो इसमें ये 78.09% मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में हवा में मौजूद होता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट एयर का, वो ये रेड कलर का शो हुआ हुआ है, इट इज़ ऑक्सीजन, 20.95%। तो ये दो मेजर पोर्शंस हैं एयर के, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास आर्गॉन है, ये देखिए ग्रीन कलर से शो हुआ है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, माइन्यूट ट्रेसेस में नियॉन, हीलियम, मीथेन, वाटर वेपर्स हैं, क्रिप्टॉन है, इसके अलावा जीनॉन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है। तो दीज ऑल आर प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट्स। तो ये आपके पास केमिकल कंपोजिशन आ जाती है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास देखें टेम्परेचर वेरिएशन शो की हुई है कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन ओज़ोन लेयर तक जाते रहते पहले कम होता है। ये आपको देखा भी होगा कि ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, मतलब वो ट्रोपोस्फेयर में ही आता है ना। माउंट एवरेस्ट का जो टॉप है, तो माउंट एवरेस्ट या K2 की टॉप पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद ओज़ोन लेयर्स, क्योंकि यहाँ तक ओज़ोन को फिल्ट्रेशन हो रही होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में जाके टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आइंस वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद कम होगा और फिर मज़ीद दोबारा बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर आपके पास आ जाता है 4 कंपोनेंट्स में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, जिसमें जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी केमिकल कंपोजिशन में 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन एंड आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो ट्रेस अमाउंट में मौजूद हैं। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इस थिकनेस इज़ अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड हाफ ऑफ मास इज़ कंसनट्रेटेड ऑन द लोअर 5.6 किलोमीटर। तो जो लोअर 5.6 किलोमीटर्स है वो ट्रोपोस्फेयर है। जो ज़्यादातर गैसेस हैं जैसे कॉस्मिक रेज़ हैं और हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में, तो जिसकी वजह से जो नीचे की ज़मीन है वो उससे बच जाती है। उसके बाद जितनी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन साइकिल में यूज़ होती हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इट इज़ द हाइड्रोस्फेयर। सो हम देखते हैं हाइड्रोस्फेयर क्या होती है। हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर इज़ द पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट विच कंटेन ऑल वाटर ऑन अर्थ। अब इसमें तमाम की तमाम आ जाती हैं, वाटर साइकिल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा तमाम वाटर्स आ जाते हैं। वो वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो ओशंस की फॉर्म में हो सकते हैं, रिवर की फॉर्म में हो सकते हैं, वाटरफॉल है, स्ट्रीम है, रेन है, लेक है, इवन अंडरग्राउंड वाटर है। दे ऑल वाटर्स दे आर लाई इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोस्फेयर। मतलब इन्वायरमेंट में जहाँ जहाँ पानी मौजूद है वो हाइड्रोस्फेयर की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोस्फेयर में अब नॉर्मली हम ज़मीन पे देखें तो हमने कहा ये तमाम कैटेगरीज़ आ जाती हैं। इन कैटेगरीज़ के परसेंटेजेस हम निकालें
तो 97% ओशन है, मतलब जितना भी ज़मीन के अंदर पानी है उस पानी का 97% जो है वो सी वाटर है, जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। उसके बाद आपके पास साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं, वो पोलर आइस केप्स 2% ऑफ टोटल अर्थ वाटर का बनाते हैं। अब देखिए 97 + 2 99% वाटर ये हो गया। पीछे जो फ्रेश वाटर आपके पास अवेलेबल है वो कितना है, इट इज़ ओनली 1%, ठीक है। और वो 1% किस किस फॉर्म में है, सरफेस वाटर की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म में, लेक की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की, अंडरग्राउंड, मतलब ये तमाम के तमाम मिल के वो 1% बनाते हैं। और इस 1% का आगे जो ड्रिंकिंग पर्पज़ या डोमेस्टिक यूज़ के लिए है वो सिर्फ 8% है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में 69% है, इंडस्ट्री में 23%। तो अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो उस 1% का 8% डोमेस्टिक पर्पज़ और ड्रिंकिंग के लिए तो उसके भी कम हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में हम कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना धोना, मतलब सब आ जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्यों कहते हैं कि पानी कम हो रहा है, क्योंकि साफ़ पानी, फ्रेश वाटर जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपके पास वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हम देखते हैं क्या होता है। लिथोस्फीयर का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन लिथोस। लिथोस मीन्स रॉकी, रॉकी या स्टोन, मतलब पत्थर से निकला है ये लफ्ज़। तो इसका मतलब है कि जो स्टोनी पार्ट या रॉकी पार्ट है विच कवर द होल अर्थ सरफेस, जिसमें कि डिफरेंट जियोस्फीयर से इंटरेक्शन भी होता है, तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। जो टर्म है उसमें सबसे पहले जोसेफ बैरल ने इन्वेस्टिगेट किया था मोशन ऑफ लिथोस्फीयर को। जो हमारे पास जो टेक्टिक मोमेंट्स आती हैं डिफरेंट प्लेट्स की, हम कहते हैं ज़लज़ला आया है, डिफरेंट ज़मीन में प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं उस वजह से। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि ये ज़मीन का ऊपर का क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये नीचे कोर है, जो लिक्विड पोर्शंस भी हैं उसमें मेंटल। इसमें ये जो ऊपर का ये वाला पोर्शन है ये ज़मीन पूरी है, ये ज़मीन का नीचे का ये मेंटल कोर, ये कोर है और वो सब कुछ क्रस्ट वगैरह, कोल मेंटल वगैरह। तो उसका ऊपर का जो क्रस्ट है जिसमें ये पहाड़ आ गए और ये तमाम सर्फेसेस आ गई, इट इज़ एक्चुअली लिथोस्फीयर, ठीक है। अब अगर हम लिथोस्फीयर में देखें तो जो, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट का स्टोनी पार्ट है या रॉकी पार्ट है, तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में मौजूद होते हैं बाय वेट। सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट है, विच इज़, ये आपके पास ऑक्सीजन है विच इज़ 46.60। देन सिलिकॉन जो कि आपके पास है 27.72। उसके बाद आ जाता है एलुमिनियम, ये एलुमिनियम है जो कि 8.13। देन आयरन जो कि 5% है। उसके बाद कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है 2.83%, फिर पोटेशियम है जो कि, अब ये ज़्यादातर जो हैं देखें मेन आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, नीचे डिफरेंट मेटल्स है, पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर डिफरेंट है। अब इसमें अगर हम गौर करें तो मेजर हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एलुमिनियम। तो ज़्यादातर जो अर्थ क्रस्ट है इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलुमिनोसिलिकेट्स। किसके एलुमिनोसिलिकेट, या आयरन के होंगे, या कैल्शियम के होंगे, या सोडियम के, या पोटेशियम के, या मैग्नीशियम के। तो एक्चुअली इन मेटल के एलुमिनोसिलिकेट्स मौजूद होते हैं अर्थ क्रस्ट में, इसीलिए एलुमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो मेजर कंपोनेंट के तौर पे इसमें मौजूद हैं। लिथोस्फीयर थर्ड कंपोनेंट था। थर्ड कंपोनेंट के बाद द लास्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इट इज़ बायोस्फीयर, जिसे इकोस्फीयर भी कहा जाता है।
बायोस्फीयर क्या है? इट इज़ द रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, मतलब कि वो पोर्शन जो लाइफ को सपोर्ट करता हो। तो अगर हम बायोस्फीयर को इस डायग्राम से समझें तो कंबाइंड पोर्शन ऑफ द प्लैनेट इन विच ऑल द लाइफ एग्जिस्ट। अब ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर जो कि हवा है, हाइड्रोस्फीयर जो कि पानी है, लिथोस्फीयर जो कि ज़मीन है, ये तीनों मिल के जो हैं इस इकोस्फीयर को सपोर्ट कर रहे हैं, या बायोस्फीयर इकोस्फीयर जो बन रहा है, और ये सारे के सारे कंबाइन होके बायोस्फीयर बना रहे हैं। क्लियर? तो ये आपके पास बहुत अच्छी यहाँ से इलस्ट्रेशन हो रही है कि कंबाइंड पोर्शंस ऑफ द प्लैनेट इन विच द लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है। आपके पास बायोस्फीयर क्या आ जाता है? इट इज़ द रीजन ऑफ अर्थ विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जिसमें लोअर एटमॉस्फेयर है, ओशन है, रिवर्स हैं, लेक, सॉइल एंड द सॉलिड सेडिमेंट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास ह्यूमंस भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। दे विल इंटरेक्ट। अब वो जोन जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, इस पे डिफरेंट फैक्टर्स में अगर किसी चीज़ को आप एडअप करोगे तो जाहिर सी बात है वो भी इफ़ेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अब इसमें जो नेचुरल फंक्शनिंग इकोसिस्टम है वो कहलाता है आपके पास वो कोई भी कंपोनेंट जो कि इंक्लूड किया जाए बाय द activity of anything or which affect the human health, quality of the life and natural functioning, it is known as environmental pollutant। तो जो environmental pollutants हैं they affect biosphere। अब क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम दरख्तों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ा रहे हैं, हर कोई गाड़ी का शौकीन है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है। इन तमाम की वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से द क्वांटिटी ऑफ द पोल्यूटेंट जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को वो तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, और वो आगे जाके ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, ये तो आपके पास कंपोनेंट और इन्वायरमेंट हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंट में हमने देखा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के आगे डिफरेंट फंक्शंस हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्या हैं, जो कि कोई भी चीज़ उसके अंदर शामिल हो रही है और उसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रही है, वो आ जाएगा आपके पास इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। और वो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या करते हैं, दे कॉज पोल्यूशन। अब पोल्यूशन अगेन चूँकि इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उसी हिसाब से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। हवा को इफ़ेक्ट करेगा तो वो एयर पोल्यूशन कॉज होगी, जो ज़मीन को इफ़ेक्ट करेगा तो लैंड पोल्यूशन होगी, वाटर को इफ़ेक्ट करेगा तो वाटर पोल्यूशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ पोल्यूशन में देखते हैं एयर पोल्यूशन, जो कि हम हवा में सांस लेते हैं, पौधे हवा में सांस लेते हैं, तमाम के तमाम एनिमल्स दे नीड एयर। तो जो एटमॉस्फेयर पोल्यूट होगी तो एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन की वजह से जो तमाम का तमाम एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो जाएगा एंड इट इफ़ेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, ये देखें इनके डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। चिमनीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट के आपको पता है जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई उनके चिमनी से धुआं निकलेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल आपके पास गाड़ियाँ हैं उनका एग्जॉस्ट, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकता है, इसके अलावा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हो सकता है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकते हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स।
तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली निकलते हैं हवा में, मतलब ये आपके पास ये नहीं है कि कहीं और से हो रहे हैं, अब डायरेक्टली इन्हें हवा में या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हो, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब अगर हम इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो डायरेक्ट एयर में रिलीज़ किए जाते हैं। अगर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाएं, जैसे आपके पास है सल्फ़र डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस्ड सल्फोरस एसिड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये जो आपके पास प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये प्रोड्यूस्ड हुए हैं बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो इन्हें कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड थ्रू वेरियस रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जैसे पैन कहते हैं, ओजोन, एल्डिहाइड, कीटोन, दीज ऑल आर वेरी मच टॉक्सिक, और इनकी कंसंट्रेशन जो है इट शुड बी कंट्रोल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और आजकल जो नई नई बीमारियां निकल रही हैं वो इन्हीं पोल्यूटेंट्स की वजह से हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हमने देखे दो टाइप के हैं, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो डायरेक्ट एयर में रिलीज़ किए जाते हैं, और सेकेंडरी वो हैं कि जो रिलीज्ड पोल्यूटेंट्स हैं प्राइमरी को आपस में थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मोर डेंजरस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब अगर हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, एंड इट इज़ हाईली टॉक्सिक। इट इज़ 3 times लाइटर देन एयर बट सॉल्युबल इन वाटर। अब इसके नेचुरल रिसोर्सेज देखें कि कहाँ कहाँ से हवा में शामिल हो रही है, वो आपके आ जाते हैं वोल्केनिक इरप्शन, या नेचुरल गैस इमिशन, या मीथेन की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन। ये 3 इसके नेचुरल वेज हैं, ठीक है। एक वोल्केनिक इरप्शन है, एक यानी कि जहाँ पे आर्टिफिशियल पहाड़ फटेगा वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो सकती है। या नेचुरल गैस इमिशन है, जहाँ से नेचुरल गैस है उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस्ड हो रही है। या आपके पास ऑक्सीडेशन हो मीथेन की इन एटमॉस्फेयर। ये तो नेचुरल है, और जब भी कोई चीज़ नेचुरल होती है तो वो कभी भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर को। हमेशा काम वहाँ ख़राब होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या आर्टिफिशियल वे हो। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप के तरीक़ों से ये एड अप हो सकती है, जिसमें मोटर व्हीकल्स हैं, रेलवेज़, एयरक्राफ्ट, जो कि 75% कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में करते हैं प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है। इसके अलावा फॉसल फ्यूल बर्न करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़ में देखें तो आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक लिंस, पेपर पल्प, दे ऑल इंडस्ट्रीज़ दे एक्सपीरियंस्ड इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन कंटेंट्स जो है वो ऑक्सीडाइज होके इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हाईली पॉइजनस क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर शामिल होके हमारे हीमोग्लोबिन में शामिल होती है, और हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। सो इट बाइंड्स ब्लड हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन एंड एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल रिस्पायरेशन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस कमी की वजह से पहले इंसान बेहोश हो, सर में दर्द होता है, ठीक है, सबसे पहले, फिर फटीक, चक्कर आते हैं, फिर बंदा बेहोश हो जाता है, और उसी अगर काफ़ी लंबे अरसे तक उसमें एक्सपोज रहे तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है।
अब दूसरा जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद वो है नॉक्सेस। नॉक्सेस कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। इसमें हमारे पास दो तरह के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नॉक्सेस लिखा जाता है इन्हें कंबाइनली NX मतलब कि एक ऑक्सीजन है और एक जगह पे दो ऑक्सीजन है। अगर इसका नेचुरल सोर्स देखें तो जो बैक्टीरियल एक्शन है उससे प्रोड्यूस्ड होता है, और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपके पास ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द कंबशन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन। दोनों के दोनों ऑक्साइड्स जो हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो फॉसिल फ्यूल में मौजूद होते हैं। जैसे आपको पता है फॉसिल फ्यूल है उसमें प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, तो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। जब वो बर्न करता है तो उसकी बर्निंग की वजह से नाइट्रोजन नॉक्सेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो है वो फ्यूल की बर्निंग होती है एयर में, गाड़ियों के इंटरनल कंबशन इंजन में, जो कि NO प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड आगे कंबाइन करता है मज़ीद ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसका रेजिडेंट टाइम जो है एटमॉस्फेयर में वो है 4 to 3 डेज़। बट ये क्या होता है 4 to 3 डेज़ के अंदर ड्यू टू डिफरेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड, जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं, एंड देन दे आर कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जो कि एसिड रेन कॉज करता है, या फिर एज अ डस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं। द थर्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट जो इसमें आ जाएगा, ठीक है, पहला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया नॉक्सेस, तीसरा आ जाता है सॉक्सेस। सॉक्सेस में आपके पास सल्फ़र के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। नेचुरली ग्लोबल स्केल पे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है बाय द वोल्केनो 67%, या जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी जब डिकम्पोजिशन होगी और उसमें जो सल्फ़र कंटेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा एंड दे प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन कॉज होती है ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल, ज़्यादातर क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, या फॉसिल फ्यूल हो गया पावर प्लांट में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो जो सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ हैं इन तमाम चीज़ों में वो सल्फ़र बर्न करती है एंड दे प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड आगे ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इन जो गैसेस हैं इनकी ख़ास स्मेल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा नाक में चुभने वाली, जिसे पंजेंट स्मेल कहते हैं, इरिटेंट होती हैं और उससे दम घुटता है, सफोकेशन होती है। डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू अगेन दे आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो एसिड डेपोजिशन होती है इन द एटमॉस्फेयर। तो इनका जो मेन सोर्स है सल्फ़र ऑक्साइड्स का, इनका मेन सोर्स है आपके पास इंडस्ट्रीज़ एंड द सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ विच आर बर्न। उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की आ जाती है वो हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो इनके नेचुरल सोर्सेज में आपके पास आ जाता है डिफरेंट ट्रीज़, प्लांट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, पैडी फील्ड है जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो जितना भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में जो बैक्टीरिया है वो इन वाटर सेडिमेंट और इन सॉइल दे आर कंज्यूम्ड एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जो कि अबाउट 3 to 7 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में देखें तो ऑटोमोबाइल्स जो हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन। इसके अलावा पेट्रोलियम है, कोल है, वुड है, इंसिनेटर्स क्या होते हैं कि जितना भी हॉस्पिटल का
बचा कुचा मवाद होता है वो उसमें बर्न किया जाता है, तो वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में। इसके अलावा सॉल्वेंट इवेपोरेटर जैसे नेल पॉलिश रिमूवर ही है, अगर उसको आप कुछ देर खुला छोड़ दोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो क्या है हाइड्रोकार्बन। अब चूँकि वो हवा में शामिल हो गया तो वो इवेपोरेशन से होगा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। तो आपके पास ये 4 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट क्या होती है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जो कि आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये चारों कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और अगर इसमें कोई आउटसाइड पोल्यूटेंट ऐड हो जाए तो उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। उसमें हमने देखा कि जो केमिकल आउटसाइड से एंटर होगा उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। अब वो 2 तरह का है, एक है प्राइमरी जो डायरेक्टली ऐड होता है इन्वायरमेंट, और एक है सेकेंडरी जो कि उसके रिएक्शन से ऐड अप होता है। तो प्राइमरी में आपके पास 4 कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास थे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं ये किस तरह से आपके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं और उनके आगे क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, अच्छी तरह से बुक से गो थ्रू करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।